डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज इस सीरीज़ में मैं अगले लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। इसके पहले जो मेरा 4 लेक्चर हुआ है उसमें हमने मेंडल का एक एक्सेप्शन जिसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि लाफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन था। इस बार हम सेकंड एक्सेप्शन के ऊपर बात करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि मेंडल का जो लाफ डोमिनेंस था वो ये कहता है F1 जनरेशन जो होती है उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेंस से रिसेंबल करते हैं, यानी कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स, और आइदर ऑफ द पेरेंट्स का मतलब डोमिनेंस को। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा था कि 20 का कैरेक्टर आ गया था और उसके पीछे क्या कंसेप्ट था उसको मैंने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के अंदर समझा दिया है। अब आज समझते हैं कि कोडोमिनेंस की डेफिनेशन सबसे पहले क्या है। ये तो कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि जब भी F1 जनरेशन ये रिजेंबल कर जाए बोथ द पेरेंट्स, यानी कि F1 जनरेशन जो आपकी है वो दोनों पेरेंट्स की तरह हो, मतलब मेल का भी कैरेक्टर आ जाए और फीमेल का भी कैरेक्टर आ जाए F1 जनरेशन में, तो उसे हम लोग बोल देते हैं कोडोमिनेंस, जो कि मेंडल के लाफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बनता है एबीओ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमंस। हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस का एबीओ ब्लड ग्रुप है इसको कंट्रोल करते हैं 3 एलील्स के द्वारा, और ये बेहतरीन एग्जाम्पल बनता है मल्टीपल एलिज्म का, जो कि पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी की जाती है। एलील्स, मल्टीपल एलील्स आपको पॉपुलेशन के अंदर नजर आएंगे। अब ये 3 एलील कौन है? जैसे कि एक एलील है IA, ये ब्लड ग्रुप जो डिसाइड करता है A बनाता है। एक एलील है IB जो ब्लड ग्रुप B बनाता है। एक एलील है IO, इससे मतलब कोई भी शुगर नहीं पैदा होती है तो इसके ब्लड ग्रुप OO, मतलब यहाँ पे 0 है। तो ये देख लेते हैं। अब एक पेरेंट होगा, पेरेंट पहला है, ये पेरेंट दूसरे, इनमें से एक मेल एक फीमेल हो सकता है। और फिर पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे दिखाया गया है और इससे आने वाला फिनोटाइप क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं IA से, देखिए IA एंड IA, एक पेरेंट से IA आया, दूसरे पेरेंट से भी IA आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ क्या ये फीमेल है। ये मैंने कहा कि चलो मेल का ब्लड ग्रुप A है, इस फीमेल का भी ब्लड ग्रुप A है, और इस A ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीनोटाइप है इस फील के अंदर, मेल के अंदर, वो IA एंड IA है, और इसके अंदर भी कौन सा ये IA एंड IA है। अब सबसे पहले आप यहाँ से क्या करते हो, गैमेट्स बनाते हो। तो इसमें कौन आएगा, तो एक पेरेंट से IA आ रहा है और दूसरे पेरेंट से भी क्या आ रहा है, IA आ रहा है। ये IA फ्यूज़ करेंगे तो प्रोजनी आएगी IA एंड IA, और इस प्रोजनी का भी ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ये A बनेगा। ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए अब इस बार क्या कर दिया, तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या बन के आया, IA एंड IA बन के आया, और इसमें जो ब्लड ग्रुप बन के आया वो A ब्लड ग्रुप बन के आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे अगर कोई पेरेंट ऐसा हो जिसमें IA जीन हो और इसका ब्लड ग्रुप B हो से IB आ जाए, तो जीनोटाइप IAIB ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा। ऐसे IA एंड IO का भी कर सकते हो, तो IAIO साथ में आ जाएगा, और इस केस में ब्लड ग्रुप A बनेगा, ब्लड ग्रुप A बन जाएगा। IB कब लेते हैं, IA साथ में आएगा, तो IB IA, अब भी ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, AB बनेगा। IB एंड IB साथ में आ गया, जीनोटाइप ये बन गया, तो ब्लड ग्रुप B बनेगा। IB एंड IO साथ में हो तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, B होगा। और अगर IO साथ में आएगा तो ब्लड ग्रुप कैसा बन जाएगा, O बन जाएगा। यहाँ पे कुल आप देख रहे हो कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बन रहा है। कौन कौन सा, एक है AB का है, A का है, B का है, और कौन सा ये O का है। ये 4 टाइप हैं, बाकी संख्या तो ज़्यादा दिखाई गई है, जितने पेरेंट्स लिए उसे उससे बनाया गया है। तो इनमें से ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AB एंड AB, ये कोडोमिनेंस है। और ये कैसे बनेगा समझिए, अगर हम पेरेंट चूज करें, ठीक है, देखिए इस पेरेंट का हमने कहा कि जो ब्लड ग्रुप था वो IA है, ठीक है, और एक जीनोटाइप मैंने IO लगा दिया, इसमें एक IB है और यहाँ पे IO लगा दिया।
अब क्या होगा कि यहाँ से दो टाइप्स के गैमेट बनेंगे, एक तो आई ए बनेगा, दूसरा कौन सा आई ओ। यहाँ से भी दो टाइप्स के बनेंगे, एक आई बी बनेगा और कौन सा बनेगा आई ओ। तो अब जब ये आई ए और ये आई बी साथ में आएंगे तो ब्लड ग्रुप कैसा आ जाएगा, ये आई ए एंड आई बी, और ये जो प्रोजनी आएगी इसका ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा आपको, ए बी मिल जाएगा। अब चूंकि इसमें देखिए मेल एंड फीमेल यानी कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं कोडोमिनेंस है ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है कौन सा ब्लड ग्रुप, तो आप क्या बताओगे, ए बी वाला ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको वही बता देता हूँ। तो ब्लड ग्रुप ए बी में यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों पेरेंट के जीन कैसे कर गए, एक्सप्रेस कर गए, तो इसलिए कोडोमिनेंस है। और इसमें जो पॉसिबल फिनोटाइप बन के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए है, बी है, ए बी है और कौन ओ। तो पॉसिबल फिनोटाइप ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप 4 हैं और जीनोटाइप कितने हैं, 6 हैं। ये गिन सकते हो आप, देखिए पहला जीनोटाइप, दूसरा, तीसरा, ये तो सेम ही है, ये वाला लेना नहीं है, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड छठा। और इसको निकालने का तरीका, एक फार्मूला होता है पॉसिबल जीनोटाइप कैलकुलेट करने का। अगर आपको पॉसिबल जीनोटाइप निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में n+1, ये फार्मूला होता है। जहाँ पे जो n होता है ये नंबर ऑफ एलील को बताता है, कितने एलील हैं। अब जैसे ह्यूमन्स में जो पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप के लिए एलील्स बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 3 रख के देखेंगे। तो n के प्लेस पे 3 रखिए, तो 3/2 ब्रैकेट में 3+1 फार्मूले पे पुट अप कर दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 1 2, 3 + 4 आ जाएगा, 2 2 4, यानी कि 3 × 2 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये दे सकता है कि इफ़ द नंबर ऑफ एलील, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलील्स हैं इनकी संख्या 5 दी गई है, तो कहेगा बताइए पॉसिबल जीनोटाइप क्या बनेगा। फार्मूला क्या है आपका, n/2 ब्रैकेट में n+1, इसी पे रख दो। n के प्लेस पे 5 आएगा, 5/2, और n के प्लेस पे 5 + 1 यानी 6 बन जाएगा ये। तो 5/2 × 5 + 1 कितना, 6 बनेगा। 2 1 2, 2 3 6, 5 × 3 कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कितने आ जाएंगे, ये 15। ऐसे क्वेश्चन आप 4 का भी कर सकते हो, अगर नंबर ऑफ एलील कितने दिए हों, 4 दिए हों, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई, तब भी पॉसिबल जीनोटाइप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, n/2 ब्रैकेट में n+1, n के प्लेस पे 4 रखिए /2, n के प्लेस पे 4 रखिए +1। अब 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहले 2 1 2, 2 2 4, ऊपर 2 × 4 + 1 5, 2 5 10, ऐसा निकल जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखिए कैलकुलेट भी किया हुआ था। n की वैल्यू कितना रख के 3 रख के, तो पॉसिबल जीनोटाइप अपने पास कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, ये देख रहे हो। और फिर हमने यहाँ से देखिए 5 को रख के भी कैलकुलेट करवाया हुआ है, तो यहाँ से देखिए 15 आ जाएगा। और ब्लड ग्रुप में मैंने ये आपको बताया किस तरीके से ए बी दोनों अपने को एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ आ गई है। तो आपका ये कोडोमिनेंस भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग की बात करते हैं, इसका नाम क्या होता है, पेलियोट्रॉफी है ये। इसको भी अच्छे से समझते हैं। पेलियोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है, एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट हो किससे, मोर देन 1 कैरेक्टर से। एक सिंगल जीन, व्हेन ए सिंगल जीन प्रोडक्ट अफेक्टेड मोर देन 1 कैरेक्टर, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेलियोट्रॉफी कह देते हैं। और ये चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, जो पी होती है ये फैबेसी में, और इसमें पल्स, तो पल्स में प्रोटीन, तो स्टार्च की बात कैसे। क्वेश्चन उठता है इसके आवरण में स्टार्च होता है, कहने का मतलब ये है
बिल्कुल बात है कि जो पल्स होती है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन उठा सकते हैं ना कि जो पी है वो फैमिली फबेसी के अंदर आती है और फबेसी में दालें आती है, दालों के पास प्रोटीन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टार्च की बात कैसे कर रहे हैं? तो इनका जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। और इस स्टार्च को सिंथेसाइज करने के लिए इनके पास जीन होता है। आइए देखिए, हमने क्या बताया कि स्टार्च को सिंथेसाइज करने के लिए ये किससे कंट्रोल होता है? बी जीन से कंट्रोल होता है। और इस बी जीन के दो एलील होते हैं, कैपिटल बी, दूसरा कौन सा? स्मॉल बी। जब कभी भी कैपिटल बी दोनों जीन एक साथ में होंगे तो वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस होगी। और जब स्टार्च की सिंथेसिस होगी तो उस पल्स के, उस दाल के चारों तरफ ये स्टार्च की कवरिंग आएगी और जिससे आपकी पी बिल्कुल कैसी होगी? ये स्मूथ होगी और शाइनी होगी। तो यहाँ पे हमने और बिल्कुल राउंडेड होगी और लार्ज साइज़ की भी होगी। तो क्या लिखा? अगर कैपिटल डी जीन होगा तो स्टार्च की सिंथेसिस होगी इसमें, और जो शेप आएगा वो कैसा होगा? राउंड होगा। और वहाँ पे साइज़ कैसे मिलेगी आपको? लार्ज मिलेगी। दूसरा केस क्या हो गया कि अगर ये हाइब्रिड कंडीशन में आ जाए, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों जीन साथ में है, तो इस केस में स्टार्च सिंथेसिस फिर से होगी, लेकिन मॉडरेट लेवल की होगी। तो जब मॉडरेट लेवल की होगी, स्टार्च सिंथेसिस हो रही है, तो अभी भी शेप कैसा आएगा? राउंड आएगा, क्योंकि स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है। लेकिन हाँ, साइज़ कैसी आ जाएगी? इंटरमीडिएट आ जाएगी। और ये वाला जीनोटाइप हम दो लेके चलते हैं, दो राउंड आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या, ये स्मॉल बी है ना, इसमें क्या होगा कि स्टार्च सिंथेसिस जो है लेसर इफिशियंसी के साथ होगी, मतलब कम होगी। तो अब जो पल्सेस होंगी इनके सराउंडिंग, इन पल्स के सराउंडिंग में स्टार्च की जो सिंथेसिस है ये लेसर, ये कम होगी। तो जब कम होगी तो इस तरीके से जो पल्स होगी वो आपकी कैसे दिखाई देगी? स्मूथ या शाइनी ना होकर बिल्कुल कैसी हो जाएगी? ये रिंकल्ड हो जाएगी। ये कैसी मिलेगी आपको? रिंकल्ड देखने को मिलेगी। और साइज़ कैसी मिलेगी? स्मॉल मिल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में अगर आप इस चीज़ की स्टडी करो तो ये 1, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, तो क्या एक राउंड है, फिर 2 राउंड है, फिर कौन सा मिलेगा आपको? एक रिंगल मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे राउंड कितने मिल रहे हैं? राउंड 3 मिल रहे हैं। और रिंकल्ड कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो अगर आप इसका रेशो देखो, फिनोटाइपिक रेशो, तो 3:1 आ रहा है। और किस जगह पे आपको फिनोटाइपिक रेशो 3:1 देखने को मिलता है? तो हम कहते हैं कि एलओडी के अंदर, लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3:1 आ रहा है। और वहीं पे अगर साइज़ के रिस्पेक्ट में देखें तो एक लार्ज साइज़ का है, 2 इंटरमीडिएट का, एक स्मॉल साइज़ का है। तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा है 1:2:1 आ रहा है। ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1 आता है, ये मिलता है आपको लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो यानी कि जीन एक ही है, ये बी जीन, यही बी जीन एक बार क्या पैदा कर देता है? किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। और एक बार किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो यहाँ से एक बात निकल के ये आती है, आप पढ़िए सेंटेंस को, क्या लिखा मैंने? जब हमने देखा कि शेप का फिनोटाइपिक रेशो लिया तो 3:1 आया। जब साइज़ का फिनोटाइपिक रेशो लिया तो 1:2:1 आया, है ना। तो अब क्या है? जीन तो वही है, बट एक बार क्या मिल रहा है आपको? कंप्लीट डोमिनेंस, जब आप इसकी बात कर रहे हो शेप की। और एक बार कैसा मिल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिल रहा है। तो डोमिनेंस जो है ये जीन या प्रोडक्ट ऑफ जीन का फीचर नहीं होता है, ये उस जीन के प्रोडक्ट पर, और उस प्रोडक्ट से जो पर्टिकुलर फिनोटाइप बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। और ये बात सत्य है किसके लिए? प्लियोट्रॉफी के लिए। अब देखिए, पर्टिकुलर फिनोटाइप का मतलब, अब जब आप इसकी बात कर रहे हो तब, या इसकी ना करके हम जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करेंगे पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो यहाँ पे क्या है? ये उस जीन के प्रोडक्ट, अब जैसे यहाँ से क्या है, इस जीन का प्रोडक्ट क्या निकल के आया कि जो साइज़ है वो कैसी आ गई? लार्ज आ गई। साइज़ कैसी आ गई? इंटरमीडिएट आ गई। साइज़ कैसी आ गई? स्मॉल आ गई। तो सिर्फ वो एक प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तब लगेगा कि हाँ
यहाँ पे जो 1:2:1 है, यानी कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है वो इस जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों को आप नहीं बता सकते हो, तो क्या है उस जीन के प्रोडक्ट पर और उस प्रोडक्ट से जो पर्टिकुलर फिनोटाइप बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि जो डोमिनेंस है ये नहीं है ऑटोनोमस, मतलब स्वतंत्र। डोमिनेंस जो है, डोमिनेंस होना ये जीन का स्वतंत्र फीचर नहीं है या जीन के प्रोडक्ट का। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन आर प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद हम अगली हेडिंग की बात करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो आज हमने जो देखा वो दो चीज़ें देखी हैं, एक तुमने कोडोमिनेंस पढ़ लिया और दूसरा क्या पढ़ लिया, प्लेयोट्रॉफी। प्लेयोट्रॉफी में क्या होगा, एक जीन क्या करेगा, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। व्हेन ए सिंगल जीन प्रोडक्ट अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। क्लियर।